दर्शकों को जय फूले, जय भीम, जय भारत। एक छोटी लड़की शौचालय को जाती है और उसके ऊपर 4 मर्द अत्याचार करते हैं। वही गांव का एक खाप पंचायत 10 साल का लड़की के ऊपर रेप का सजा देते हैं। एक बाप अपने 9 साल के बेटी को रेप के बाद में इलाज करवाने के लिए 4 किलोमीटर अपने कंधे पे उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाता है। इस बात पे शर्म होनी चाहिए, पर कुछ लोग हैं इस बात पे गर्व करते हैं। कौन है वो लोग? इस मुद्दे पर हमसे चर्चा करने के लिए मौजूद डॉक्टर किरण चौधरी, बहुजन मुक्ति पार्टी से उत्तर प्रदेश, डॉक्टर वंदे पुष्पा ससाने जो पुणे से है, राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ के पदाधिकारी। आप जब न्यूज़ पढ़ते हैं और वो न्यूज़ में आपको मिलता है कि एक 9 साल का मासूम बच्चे के ऊपर अत्याचार होता है और उसका बाप उसको इलाज करवाने के लिए 4 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है कंधे पे उठाकर। आपको क्या लगता है ऐसा जब सिचुएशन आप देखते हो? अगर एक बाप जो है अपनी बच्ची का जिसका रेप हुआ है और वो खून से लथपथ होती है और उसको कंधे पर लेकर के एक पिता हॉस्पिटल तक गया, तो ये तो हमारे जो वंचित समाज है इसके लिए तो बहुत ही शर्म की बात है। ये परिस्थिति में एक परिवार क्या अपने बेटी का इलाज कराने के लिए 4 किलोमीटर जाना और इलाज कराने का उसके पास सुविधाएं नहीं रहता है, तो वो इलाज कराएगा या न्याय के लिए लड़ेगा? देखिए, जिस समाज के पास जो है वो ऐसे हमारे जो भारत देश में हैं, भारत देश में ये वही एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि गरीब है, लाचार है, मजबूर है, बल्कि ऐसे जो कि एक सर्वे रिपोर्ट आई थी अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी की रिपोर्ट, तो उसमें उन्होंने ये रिपोर्ट में बताया कि देश में 83 करोड़ 84 लाख लोग भूखमरी तथा भूखमरी के कगार पे हैं। और अगर हमारे देश में 83 करोड़ 84 लाख लोग भूखमरी तथा भूखमरी के कगार पे है, और दूसरी चीज है उधर क्या है कि हमारे वंचितों के पास जो है साधन और संसाधन की कमी है। ज्यादातर अगर देखा जाए तो गांवों में होता है, देहातों में देखा जाता है कि वहां पर अस्पताल नहीं होता है या फिर साधन नहीं होते हैं। ऐसा न्यूज़ पढ़ के आप डॉक्टर होते हुए आपको क्या लगता है? कहीं ना कहीं डेली में ये चीजें हो रही है और इसका कारण क्या है, ये रेप क्यों हो रहा है, इसका एक मेरे खुद इंडिविजुअल लेवल पर मैं ये मानती हूँ कि कहीं ना कहीं तो इस व्यवस्था के वजह से इन सब जो परिणाम हम जो देख रहे हैं, ये रेप जो हो रहा है वो एक परिणाम है, क्योंकि व्यवस्था इस तरह से बनाई गई है कि लोग इतने विकृत हो गए हैं कि उनको ये सब चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट आ गया है। जो मैडम आप कल्चर की बात कह रहे हो, हाँ। जब कल्चर की बात है, एक सामाजिक लीडर का स्टेटमेंट हमने देखी है कि रेप इंडिया में होता है, हिंदुस्तान में नहीं। तो आप तो कल्चर के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। देखिए, इस बारे में मैं बात करूंगी कि हम अब बाहर जो वेस्ट के लोगों को हम लोग कंपेयर करते हैं, वेस्ट के लोगों में हम लोग बोलते हैं कि लेडीज इतने छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं। हमारा भारत देश ऐसा है जहां पर जो लोग कपड़े पहनते नहीं है फिर भी वो महात्मा बन जाते हैं। यहाँ पर कल्चर की बात नहीं है, यहाँ पर मेंटालिटी की बात है, क्योंकि महिलाओं को इतनी हीन नजरों से, गुलामी की नजरों से देखा गया है कि जिस वजह से महिलाओं को एक सिर्फ भोग का कारण, वो एक भोग की वस्तु है, इस प्रकार से उनको माना गया है। और जब किसी आदमी की मेंटालिटी महिला की तरफ भोग के दृष्टि से देखा जाता है तो वो ये विकृति करेगा। मतलब आपका कहने का मतलब है ये कल्चर में जुड़ा हुआ मामला है। यस। वो किस आधार पर कह रहे हो? ये तो रेप तो हर जगह होता है, दुनिया भर होता है हर रेप आप जो बोल रहे हैं वो सही बात बोल रहे हैं सर, कि रेप हर जगह पर होता है, मगर भारत एक ऐसा देश है जहां पर अनरजिस्टर्ड
केसेस बहुत सारे हैं, क्योंकि भारत की संस्कृति ऐसी है कि जहां महिलाओं का बाहर निकलना बुरा माना जाता है। महिला ने अभी रिसेंट की एक बात है, महिलाओं को 7 बजे के पहले घर में ही रहना चाहिए। इन सब बातों को, कई मुद्दे ऐसे उठाए गए थे जहां पर महिलाओं को पर प्रतिबंध लगाया गया था, मगर महिलाओं के ऊपर ही प्रतिबंध क्यों? इस बात का भी हम विचार करना चाहिए। क्या महिलाओं पर प्रतिबंध लगाने से जो रेप केसेस है वो रुकने वाली है? नहीं रुकने वाली है। क्यों नहीं रुकने वाली है? क्योंकि महिला अपने आप से बाहर जाकर नहीं बोलती कि हम पर रेप करो। किरण मैडम, आप एक पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं जो बहुजन मुक्ति पार्टी है, पर ये जो महिलाओं के ऊपर रेप केसेस है, इसके ऊपर पॉलिटिकली या गवर्नमेंट के लेवल में क्या होना चाहिए? मुझे लगता है कि महिलाओं की सुरक्षा को केवल बोल देने से ही महिलाओं की सुरक्षा होने वाली नहीं है। उसके लिए हमें महिलाओं में नेतृत्व का निर्माण करना। क्या करना चाहिए? महिलाओं में नेतृत्व का निर्माण करना चाहिए, और जब महिला में नेतृत्व का निर्माण होगा तो उसका जो आत्मस्वाभिमान होगा, जो आत्मसम्मान होगा, वो बढ़ेगा, और जब वो आत्मसम्मान बढ़ेगा तो स्वाभिमानी हो जाएगी, और फिर उसके बाद वो अपना सुरक्षा करने के काबिल हो जाएगी। फिलहाल अब वक्त है एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक का। हम जल्द लौटेंगे वंचित आवाज में। फिर एक बार आपका स्वागत है वंचित आवाज में। आप हमें बताइए, आपने इल्जाम लगाया है कल्चर के ऊपर, पर एक, जैसा मैंने बताया, एक लीडर कहते हैं, सामाजिक लीडर कहते हैं कि रेप इंडिया में होता है, भारत में नहीं। आप कहते हैं ये भारत में कल्चर है रेप। ये किस आधार पर आप कह रहे हो? इस बात को आपके सामने रखने का ये मुद्दा है कि हम अगर देखते हैं पास्ट की हिस्ट्री, तो जहां पर जोगिनी है, देवदासी है, ये प्रथा रही है भारत में। देवदासी, जोगनी, मातंगी सिस्टम ये तो पहले से चली आ रही है, जहां पर लीगलाइज्ड किया गया है प्रोस्टिट्यूशन, और उस माध्यम से उस महिला को इसको जाति बना दिया, और उस जाति के आधार पर उनको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, जैसे कि हम वो लीगलाइज्ड है, और वहां जाकर कोई भी किसी भी वक्त उस जो महिला है उसको उस पर रेप कर सकता है, उसके इच्छा के विरुद्ध, क्योंकि वो जाति बनाई दी गई है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे को हमने समझना चाहिए कि ये मुद्दे, अगर महिलाओं को इस प्रकार की ट्रीटमेंट अगर दी जाती है समाज में, तो उसका परिणाम क्या होगा? तो उसका परिणाम यही होगा कि अभी हम महिलाओं के प्रति जो इज्जत रखते हैं, जो रिस्पेक्ट हम देना चाहते हैं, वो कोई देगा नहीं। बहुत ही अच्छा जवाब आपने दिया है शसानी मैडम। भारत में या हिंदुस्तान में जब रेप होता है, उसके ऊपर कानून नहीं था। अभी जो मातंगी देवदासी सिस्टम है वो इंडिया में नहीं है। तो आपका बात सही है मैडम। किरण मैडम, आप हमें बताइए कि ये जो रेप है सारे दुनिया में होता है, और दुनिया में एक स्टैटिस्टिक्स देखा गया तो भारत 4th पोजीशन में है ये रेप केस में। इसका मतलब है भारत से भी ज्यादा रेप होने वाले देश दुनिया में और 3 देश है। इसके ऊपर आपका क्या राय है? देखिए, भारत में जितने केस रेप होते हैं, मुझे नहीं लगता है कि अदर कंट्री में होते हैं। जितने भारत में केस होते हैं रेप के, उतने अदर कंट्री में नहीं होते हैं। किस आधार पर कह रहे हो? क्योंकि बहुत सारे ऐसे केस होते हैं जो कि अनरिपोर्टेड होते हैं, और क्योंकि गांवों में देखा जाता है कि बहुत सारे ऐसे केस होते हैं जो कि हमारे जो शोषित पीड़ित वर्ग की महिलाएं हैं उनके ऊपर किया जाता है, लेकिन जो वहाँ के गरीब माँ बाप है
अगर ये केस लेकर के वहां पर थाने पे जाते हैं या फिर चौकी जाते हैं या प्रशासन के पास जाते हैं, तो रिपोर्ट होती है वो केस यानी कि वो दर्ज नहीं किया जाता है, दर्ज नहीं किया जाता है। अनरिपोर्टेड केसेस भारत में ज्यादा है, रिपोर्टेड केसेस और देशों में ज्यादा है। मतलब आपका कहने का मतलब है उधर हर केस ऑलमोस्ट रिपोर्ट होता है और भारत में रिपोर्ट नहीं होता है। रिपोर्ट नहीं होता है, मतलब अगर रिपोर्ट होता है तो ये संख्या बहुत ही बड़ा संख्या बन सकता है, ये आपका कहना है। हाँ, इस मुद्दे पर और एक मैं बताइए। अपनी तरफ से एक बात रखना चाहूंगी, क्योंकि अगर अदर कंट्रीज में हम अगर देखते हैं तो रेप का मायना कुछ अलग है, और भारत में हम अगर देखते हैं तो रेप का मायना कुछ अलग है। अगर बाहर के देशों में हम देखते हैं, अगर उसने गंदी नजर से देखा तो भी वो एक क्रिमिनल केस बन जाता है। बिल्कुल। और उसे रजिस्टर किया जाता है। हस्बैंड अगर जबरदस्ती करता है वो भी रेप बनता है। मगर भारत में ऐसी महिलाएं हमने देखी है। अभी एक डॉक्टर के प्रोफेशन के होने से मैं जानती हूँ कि कई महिलाएं इतनी पीड़ित होती है कि उनके इच्छा के विरुद्ध उनके पति जब उनके साथ संबंध रखते हैं तो वो भी एक रेप केस करके रजिस्टर हो सकता है। मगर महिला, आज की भारतीय जो नारी है, जो पति को देवता मानती है, वो केवल और केवल सिर्फ अपने पति को भगवान के रूप में देखती है, और उस कारण वो कभी रजिस्टर करने जाती नहीं है। वो अपने पीड़ा को अपने अंदर ही दबा कर रखती है। किरण मैडम, आप हमें बताइए, आप बहुजन मुक्ति पार्टी से पॉलिटिकली आप आगे जाके आप लॉस बनाने वाले हैं, तो आप हमें बताइए कि भारत में अब तक स्त्रियों में जो वाइफ है, जो मैरिज के बाद उसका पति के ऊपर रेप के केस क्यों नहीं कर सकती है? ये लॉ क्यों नहीं बनाया है भारत में? क्योंकि भारत में ये लॉ इसलिए नहीं बनाया गया है कि शादी के बाद ये लगता है महिलाओं को कि अगर वो हस्बैंड जो है, अगर वो उसके साथ या ऐसा उसके ना चाहते हुए भी ऐसा करता है तो उसको यही लगता है, महिला को जबरदस्ती करता है, तो उस महिला को ऐसा लगता है कि हमें जो है इसको जो है मतलब कि रिपोर्ट नहीं करनी चाहिए। इसलिए नहीं करनी चाहिए कि इसके साथ हमारा जो है मतलब शादी हुआ है, ये हमारा, और शादी के दौरान जो है तमाम उसको इस तरह से मतलब कल्चर बताए गए हैं कि ये जो पति होता है वो देवता के समान होता है, और इस पे मतलब लड़की के ऊपर जो होता है उसका पूरा अधिकार पति का होता है। और ये सोच करके मतलब कितना भी वो सब कुछ झेल लेती है, उसके बावजूद भी वो नहीं जाती है रिपोर्ट करने के लिए, ऐसा। लेकिन अगर हम इतिहास में अगर हम जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि जब देश में सिंधु घाटी की सभ्यता थी उस समय, तो उस समय जो हमारी महिलाएं थी वो सुरक्षित थी, वो सुरक्षित थी। उसको घर में से बाहर निकलने से पहले कुछ भी सोचने और समझने की जरूरत नहीं होती थी। वो बेझिझक सड़कों पे जाती थी, या फिर बाजार में अपना कोई जरूरत की चीजें होती थी वो लेने के लिए वहां पे जाती थी। मतलब उसको किसी प्रकार का कोई भय नहीं होता था। मेरी बात पूरी करने दीजिए, मेरी बात पूरी करने दीजिए। वो किसी प्रकार का भय नहीं होता था, वो बेझिझक वहां पे जाती थी। लेकिन अगर आज वर्तमान में हम ये देखें तो आज हमारी जो बच्चियां हैं, जो हमारी लड़कियां हैं, 6 साल से लेकर के 18 साल तक या 25 साल तक की जो भी हमारी बच्चियां हैं, वो सुरक्षित नहीं है। वो सुरक्षित नहीं है। स्कूल भी जाती है तो भी डर लगता, डर जो है लगा रहता है उनके पेरेंट्स को और उनके घर वालों को। कॉलेज को जाती है तो भी उनको डर लगा रहता है कि कब जो है हमारी बच्ची के सामने वो इंसान के रूप में हैवान आ जाए और वो उसके हवस का शिकार बन जाए। मैडम, मेरा सवाल था, मैरिज के बाद में क्यों वाइफ को पति के ऊपर रेप केस करने का अधिकार क्यों नहीं है? क्यों? मैंने बताया ना, मैंने ये बताया कि देखिए जो अभी उसकी शादी में जो शादी का जो होता है तो उसमें तमाम प्रकार के कल्चर मानना लग जाता है। हाँ, उसको कल्चर मान लेती है और उसको जो है एक्सपेक्ट कर लेती है, नहीं जाती है करने के लिए। ये पुरुष प्रधान संस्कृति भारत में बहुत पहले से चली आ रही है। ये पुरुष प्रधान संस्कृति इस तरह की है कि यहाँ पर मरे हुए लोगों पर भी रेप होता है। आपका जवाब
हम जानेंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। अब वक्त है फिलहाल एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। हम जल्द लौटेंगे और हमारा चर्चा जारी रखेंगे। फिर एक बार आपका स्वागत है वंचित आवाज में। ब्रेक के पहले डॉक्टर ससाने मैडम हमसे बोल रहे थे कि भारत में किसी का देहांत होने के बाद में भी उनके ऊपर अत्याचार होता है। हम जानते हैं ये कैसा होता है। डॉक्टर ससाने मैडम, आप बताइए, ये देहांत होने के बाद में रेप कैसा होता है? इस मुद्दे को मैं इस तरह से रखूंगी कि जो शिवाजी महाराज है, उनकी माता जी, माँ जिजाऊ, उनको 200-300 साल के देहांत के बाद इस प्रकार का लांछन लगाया जाता है कि शिवाजी महाराज के जो पिता थे वो दादाजी कोंडदेव थे, और दादाजी कोंडदेव उनके बायोलॉजिकल फादर है। इस बात को, मुद्दे को लेकर जो आदमी सब जगह पर अपना प्रचार प्रसार करता है, उस आदमी को महाराष्ट्र में पुरस्कार दिया जाता है। मतलब तो इससे बड़ी मतलब बात, गवर्नमेंट अवार्ड दिया जाता है। गवर्नमेंट अवार्ड दिया जाता है, और उसको इतना अपोज, जहां महाराष्ट्र में आज भी हम अगर देखें, उस बात की चर्चा कई दिनों से चल रही थी, और कई दिनों से यही बात चल रही थी कि इस आदमी को अवार्ड नहीं देना चाहिए। मुद्दा ये था कि जिजाऊ जो हमारे लिए एक माता है, एक स्तोत्र है, जिन्हें हम लोग अपने पूजा का स्थान मानते हैं, जिन्होंने शिवाजी जैसे पुत्र को जन्म दिया, उन पर समता, स्वतंत्रता और बंधुता का संस्कार डाला, और रयतों का राज्य निर्माण किया है महाराष्ट्र में, उस महिला के ऊपर इस तरह का लांछन लगाना, ये बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर किरण जी कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, अगर हम ये देखते हैं कि ऐसी जो रेप की घटनाएं हैं, ये हमारे शोषित पीड़ित समाज की महिलाओं के साथ आए दिन होता रहता है। और दिल्ली के अंदर देखें तो हर 40 मिनट पे एक रेप होता है, ऐसा होता है। अगर ऐसा हो रहा है, ऐसा रेप किया जा रहा है, और रेप ही नहीं, रेप करने के बाद उसका मर्डर कर दिया जाता है, रेप करने के बाद उसका मर्डर कर दिया जाता है, तो अगर इतिहास में हम जा करके देखें तो एक आंदोलन ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई ने भी चलाया था, आंदोलन चलाया, उन्होंने कई आंदोलन चलाए थे। मैडम, आप तो ये कह रहे कि दिल्ली का रेप केस के बाद में जो आंदोलन हुआ, वो आंदोलन के पहले हम तो मान रहे थे कि आंदोलन ही नहीं थे भारत में। महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले ने आंदोलन चलाया। हाँ, वो सावित्रीबाई, खास मुद्दे क्या थे ये आंदोलन के? ज्योतिबा फुले ने भी एक आंदोलन चलाए थे। आंदोलन तो उन्होंने बहुत से चलाए, जैसे विधवा विवाह, सती प्रथा, यानी कि ऐसे तमाम सारे आंदोलन थे जो चलाए थे। लेकिन ये तो सारे लोगों को पता है कि उन्होंने, ज्योतिबा फुले ने, सावित्रीबाई ने ऐसे आंदोलन चलाए। लेकिन एक आंदोलन और भी उन्होंने चलाया था महाराष्ट्र के अंदर, कि जैसे हमारी बच्चियों को जो है रेप करने के बाद उनका मर्डर कर दिया जाता है, उनको मार दिया जाता है, तो उस समय ज्योतिबा फुले ने कहा था उनको मारिए मत, बल्कि उनको मुझे सौंप दीजिए। इस बात को मैं जरा क्लियर करना चाहूंगी। राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले का जो आंदोलन था, उस आंदोलन में उन्होंने जो व्यवस्था उस समय पर चल रही थी कि ब्राह्मण लोग अनेक स्त्रियों पर बलात्कार करते थे, और मार देते थे। उस वजह से जो बच्चे जन्म करते थे, उस नए जन्मजात को, बच्चे को कुएं में ढकेल देते थे, कुएं में मार देते थे। जैसे राजस्थान में दूधपति प्रथा चल रही है, उस प्रकार के जो घटनाएं घटती थी, तो उस प्रकार की घटनाएं को रोकने के लिए महात्मा फुले ने एक आंदोलन चलाया था कि उन्होंने कहा कि जो बच्चों को आप लोग मार रहे हैं, उस बच्चों को मारने से आप अगर चाहते हैं तो आप अपनी अच्छी जिंदगी जी सकते हो। उस बच्चे को आप नहीं पालना चाहते तो मत पालो, उसे मुझे सौंप दो, मैं उनका पालन पोषण करूंगा। ये उद्देश्य महात्मा फुले का था। मतलब आप रेप करने से रोकने वाले नहीं हैं। हाँ, आपका कल्चर ऐसे रेप करने का है, पर रेप करने के बाद कम से कम मारो मत।
और क्योंकि महात्मा फुले ये जानते थे कि पुरुष प्रधान संस्कृति जो भारत में लागू है, जो जातिवादी व्यवस्था भारत में लागू है, उस चीज को हम एक दिन में नहीं मिटा सकते। तो उस पर अगर एक ही उपाय है कि वो जो हम बच्चे जो नए जन्म बच्चे आप कुछ कहना, लेकिन अगर आज की परिस्थिति जो है, यानी कि वर्तमान में अगर हम ये देखें, बदायूं जिले के अंदर 2 ऐसी शोषित महिला के साथ, यानी लड़कियों के साथ रेप किया गया और रेप करने के बाद उसको उसके दुपट्टे से ही उसको पेड़ से लटका दिया गया। और उसमें क्या है कि वहाँ का जो प्रशासन है, यानी कि जो मुख्यमंत्री है अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, ये लोग उस घटना पे पहुंचे और घटना के पहुंचने के बाद उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि उन्होंने ऐसा कहा कि ये जो है ऐसा हो जाता है, आजकल के जो युवक है वो जोश में ऐसा कर जाते हैं, उनको सजा नहीं देनी चाहिए, मतलब उनको सजा नहीं देनी चाहिए। एक तरह से अगर उन्होंने ऐसा कहा तो इसका मतलब ये हुआ कि वो रोकने की बजाय वो और भी बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, उस बात समर्थन कर रहे हैं, ऐसा वो कर रहे हैं। तो ये जो है हमें लगता है कि एक तरफ लॉ नहीं है और एक तरफ जब लॉ अमल हो सकता है वो अमल होने देते नहीं है। और एक खास मुद्दा हमारा रह गया चर्चा में, आखिर क्यों ये वाइफ को हस्बैंड के ऊपर रेप का केस दाखिल करने का अधिकार नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि ये कल्चर को माना जाता है, वो महिला जो है उसे अपना कल्चर मान लेती है, इसलिए ऐसा नहीं करती है कि ये ऐसा कल्चर ही ऐसा, मतलब जो व्यवस्था है ये उस व्यवस्था को ही ऐसा डेवलप किया गया है कि वो उसको अपना वो सारा मतलब सह लेती है, वो कर लेती है, लेकिन उसके विरोध में वो नहीं जाती है। ये आज का वंचित आवाज एपिसोड क्लोज करने के पहले, आप राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ से हो और आप भी बहुजन मुक्ति पार्टी से किरण चौधरी मैडम, आप देश के जनता को, देश के जो कल्चर को क्या बोलना चाहते हो? देखिए, आज की जो व्यवस्था है उसमें मैं एक ही बात करूंगी कि महिलाओं को सक्षम होना चाहिए, महिलाओं को अपना जो मातृसत्ताक पद्धति का जो इतिहास है उसको जानना चाहिए। क्योंकि आज तक अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो इतिहास नहीं बना सकती, तो अगर हमें इस चीज को कहीं तो रोकना है तो हमें अपना इतिहास जानना पड़ेगा। जैसे कि मातृसत्ताक पद्धति में हमारी जो महिलाएं थी वो इस बात को खुलेआम विरोध करती थी, वो जो ताकत उनमें थी वो आजकल की महिलाएं में हमें दिखाई नहीं देती। देखिए, समाज में हमारे जो है देश में 50% हमारी महिलाएं हैं, 50% महिलाएं हैं, तो हमारे जो 50% की महिलाएं हैं वो 50% महिलाओं को अलग से आरक्षण दिया जाए, उनको अलग से आरक्षण दिया जाए। और अगर ऐसा हो जाता है और हमारी जो महिलाएं हैं वो उनके अंदर नेतृत्व का निर्माण हो जाता है और प्रतिनिधि तो सच्चे प्रतिनिधि मिलते हैं, सच्चे वास्तविक प्रतिनिधि अगर हो जाते हैं, आ जाते हैं तो संसद में या फिर राज्यसभा में पहुंचते हैं, तो ही हमारे समाज का जो है कल्याण हो सकता है और हमारी महिलाओं की सुरक्षा हो सकती है। और अभी देखा जाए तो बिहार में क्या हुआ कि बहुजन मुक्ति पार्टी ही जो है एक ऐसी पार्टी है जिसने सिर्फ महिला को जो सीएम पद पर घोषित किया है। मतलब कि बीएमपी ही एक ऐसी पार्टी है पूरे देश में जो कि महिलाओं को आगे आने के लिए अवसर दे रही है, और बाकी कोई भी पार्टी ने एक महिला को जो है सीएम घोषित नहीं किया हुआ है बिहार में। मतलब आने वाला चुनाव में बहुत धन्यवाद किरण चौधरी मैडम और वंदे पुष्पा ससाने मैडम। जब भी रेप होता है भारत में, जब भी एक अत्याचार होता है, अन्याय होता है महिलाओं के ऊपर, कोई ना कोई हम स्टेटमेंट सुनते हैं। स्टेटमेंट्स में कहा जाता है कि छोटे छोटे कपड़े पहनने से, डेंटिंग एंड पेंटिंग करने से, मेकअप करने से, खुलेआम घूमने से ये सारा होता है। क्या इनका मतलब है गुलाम बनकर घर में रहना चाहिए? आज का वंचित आवाज इधर रोकते हैं, पर अगले हफ्ता हम जल्द लौटेंगे एक खास मुद्दे लेकर। जब तक जय फूले, जय भीम, जय भारत।